मेरे सामने उपस्थित देश प्रेमियों, वैचारिक योद्धाओं, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं समाज को कहना चाहूँगी कि मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है, सब है तमाशबीन, लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। आप सब यहाँ श्रद्धेय मंच पर सभी उपस्थित हुए हैं समाज को उस अर्बन नक्सलवादी का साफ सही शक्ल दिखाने के लिए। ये लगता कैसे है, ये करता क्या है, ये सिखाता क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी विचारधारा क्या है। अब अर्बन नक्सलिज्म, शहरी नक्सलवाद, बौद्धिक आतंकवाद, ये है क्या? बौद्धिक आतंकवाद ये हम सब ने सहा है। जैसा मैं पहले भी कहती रही हूं कि जब एक बच्चा विद्यालय में पहली कक्षा में जाता है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे अभिजीत जी ने कहा, वो हमें ग से गाय नहीं पढ़ाती, वो हमें ग से गधा पढ़ाती है। बच्चा जब 5th, 6th, 7th में जाता है तो उसको सिखाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, दे वर मिलिटेंट्स, दे वर एक्सट्रीमिस्ट, दे वर टेररिस्ट्स। ये पढ़ता हुआ जब वो 9वीं, 10वीं, 11वीं में आता है तो पढ़ाया जाता है आर्य तो बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, ये देश तो किसी एक का है ही नहीं, ये तो सराय है, लोग आते गए, कारवां बनता गया। वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसको मार्क्स लेने के बाद यहाँ एडमिशन मिलता है तो यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स के बीए के कोर्स में पढ़ाया जाता है A.K. रामानुजन का आर्टिकल, किस किताब में? मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी बेटी उपेंद्र सिंह ने जिस किताब को कंपाइल किया, उसमें पढ़ाया जाता है A.K. रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास, जिसमें कहते हैं रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने वो वर्जित फल खाया जिससे उसको गर्भ धारण हुआ। 8वें महीने में उसको जोर से छींक आई और उसके नाक से सीता मैया पैदा हुई। बीए ऑनर्स हिस्ट्री का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचता है, वेंडी डॉनिगर की किताब हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री रेफर्ड बुक होती है। क्या पढ़ाया जाता है? शिकागो की प्रोफेसर है, पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ाया जाता है मंगल पांडे वॉज अ ड्रग एडिक्ट। फर्स्ट हीरो और फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं था, वो चर्सी था, वो गांजा पिए रहता था। पढ़ाया जाता है रानी लक्ष्मीबाई वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश। पढ़ाया जाता है शिवलिंग का ऐसा आकार का इतना भद्दा वर्णन कि मैं बोल भी नहीं सकती। और विवेकानंद जी और गांधी जी से पूछा गया आप रात के भोजन में क्या खाएंगे? उन्होंने कहा गौ मांस परोसा जाए। ये पढ़ाया जाता है। इन सब आपत्तिजनक अंशों के और किताबों के खिलाफ केसेस फाइल किए। दीनानाथ बत्रा जी और हमने मिलकर केसेस फाइल किए, फाइट किए और सारे केसेस जीते। जैसे मैंने पहले कहा, यहां तो तालियां बजती हैं, वहां क्या हुआ होगा? कहा गया हिंदू फ्रिंज एट इट्स बेस्ट, Hindu fringe strikes again. Talibanization of education, saffronization of education. India has become so intolerant. 2004 का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कहता है हमने गांव में बहुत काम कर लिया, हमने जंगलों में भी गुरिल्ला वॉरफेयर कर लिया, शहरों में जाने की आवश्यकता है। गो टू अर्बन सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, स्लम्स में जाइए, ट्रेड यूनियंस में इन्फिल्ट्रेट कीजिए, फैक्ट्री वर्कर्स में इन्फिल्ट्रेट कीजिए, वर्किंग क्लास के पास जाओ, छोटे 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 उनके मुद्दे उठाओ, बच्चों के मुद्दे उठाओ यूनिवर्सिटीज में,
फी हाइक का, भोजन का, महिलाओं के मुद्दे उठाओ, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, लो सैलरीज का, डिस्क्रिमिनेशन का, स्लम्स में सफाई का, पानी का, बिजली का, मुद्दे उठाते जाओ, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, मुद्दे उठाते जाओ और अल्टीमेटली इनको अगेंस्ट करो इस सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ कि ये सिस्टम तो एक्सप्लॉयटेटिव है। आपके टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे? ये डॉक्यूमेंट कहता है आपके टारगेट ग्रुप्स इसमें होंगे माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, दलित्स, महिलाएं। आपके फ्रंट्स कौन कौन से होंगे? आपके फ्रंट्स होंगे लॉयर्स का फ्रंट, ट्रेड यूनियंस का फ्रंट, दलित्स का फ्रंट, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रंट होगा। और आपको करना क्या है? ये कहते हैं कि 1947 में आज़ादी तो मिली ही नहीं है, वहां पर अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर हुई बुर्जुआ के पास, यहाँ के जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी हैं इनके पास, इनसे लोगों के पास पावर आनी चाहिए। इसलिए एंगेज इन अ पीपल्स वॉर, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ओवरथ्रो द सिस्टम। तो जब ये बात करते हैं फी हाइक की, जब एक बात करते हैं महिला सुरक्षा की, जब ये बात करते हैं छोटे बच्चों की राइट्स की, इनका अल्टीमेट एम क्या है? सब सिस्टम्स को डिमोलिश करो, ओवरथ्रो कर दो इस पूरे सरकार को और सिस्टम को, और अपना पीपल्स मूवमेंट करके लोगों का राज इस्टेब्लिश करो, जिस प्रकार से इन्होंने कम्युनिस्ट रशिया में किया था, जिस प्रकार से इन्होंने चाइना में किया था। आखिर में टांगिया ग्रुप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मेरे पास आया। उन्होंने एक ज्ञापन दिया, मुझे अभी भी उनका चेहरा याद है, पीछे बोर्ड्स एंड एरोज थे, यहाँ पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में थे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि मैडम जी हमें अपने गांव में सीआरपीएफ का कैंप चाहिए। मैंने उनसे कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के तो आप लोग विरोध में खड़े होते हो, सीआरपीएफ का तो विरोध करते हो। कहते मैडम जी हम नहीं विरोध करते। कहते ये जो नक्सली है ये सड़क नहीं बनने देता, ये स्कूल नहीं बनने देता, ये कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते हैं, कुछ होता है तो उसको बॉम्ब से ये उड़ा देते हैं, ये यहाँ विकास नहीं चाहते। हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो इन नक्सलियों के स्कूल हैं जहाँ मार्क्स और लेनिन पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो 300 स्कूल बनाए सरकार ने उसको इन लोगों ने उड़ा दिया। हम रातों रात पहरा देते हैं अपने गांव में कि नक्सलियों को गांव में अब घुसने नहीं देंगे, हमें सीआरपीएफ का कैंप चाहिए। मैं ये बातें सुन रही थी, सोच रही थी और ये ध्यान कर रही थी कि शायद मैं अब तक दिल्ली के चश्मे से नक्सलवाद को देखती रही हूँ। शायद मुझे ध्यान ही नहीं आया कि वो जो ट्राइबल है वहाँ बैठा हुआ बस्तर में, वो नक्सली से भी लड़ रहा है, और जो दिल्ली के अर्बन नक्सली हैं इस पूरे इकोसिस्टम से भी लड़ रहा है। आखिर में ध्यान आया कि संबंध क्या है दोनों का। जो बंदूक पकड़े हुए जंगल में है और जो पेन से यहाँ जो प्रोफेसर लिख रहा होता है, इनका संबंध क्या है? दो संबंध हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, लाल सलाम। ये पहला संबंध विचारधारा का। दूसरा संबंध है पैसा। बस्तर में वहाँ पर माइनिंग एंड मिनरल कंपनीज हैं, वहाँ सड़क के ठेके हैं, वहाँ बिजली कंपनीज हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं, तेंदुपत्ते के व्यापारी हैं। इन सबसे प्रोटेक्शन मनी उगाही करता है वहाँ का नक्सली। 1100 करोड़ का एक एस्टिमेट सामने आया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। 1100 करोड़ रुपए का एस्टिमेट आया है पर ईयर। इतना पैसा वहाँ से प्रोटेक्शन मनी लिया जाता है कि तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम अपना काम करते जाओ। ये पैसा जाता है यहाँ के अर्बन नक्सली को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में। तभी ये खड़े हो जाते हैं जैसे ही वहाँ एक पत्थर पड़ता है या किसी की पगड़ी गिरती है। ये लोग कश्मीर के पंडितों के लिए कभी खड़े नहीं होते, ये एक गरीब ट्राइबल के लिए कभी खड़े नहीं होते। तो ध्यान आया जब दिल्ली वापस आ रही थी, जो मीडिया चैनल्स हैं दिन रात 24/7 ये देश को गाली देते हैं, नक्सलियों का समर्थन करते हैं, और पैनल डिस्कशन में इनके जो नक्सलवादी हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करके रोज़ बैठे हुए होते हैं। कितनी गाली पड़ती है इनको ट्विटर पर विवेक जी, पर तब भी ये चुप नहीं होते, ठीक नहीं होते। कारण लाल सलाम और 1100 करोड़ रुपए का जो प्रोटेक्शन मनी है वो। लॉयर्स हैं जो अफजल गुरु से याकूब मेमन तक, इशरत जहाँ से सोहराबुद्दीन तक, कन्हैया कुमार से उमर खालिद तक, सब खड़े होते हैं, बिना फीस के खड़े होते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं?
प्रोटेक्शन मनी और लाल सलाम। एनजीओज हैं, तो जो पूरा इकोसिस्टम है, इनके लिए जो कश्मीर का पत्थरबाज है वो इनोसेंट स्टोन बेल्टर हो गया और आर्मी वाला रेपिस्ट हो गया। अखलाक जब मरता है, किसी को मरना नहीं चाहिए। सभ्य समाज में हत्या की, भीड़ तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन अखलाक मरता है तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब कार्तिक वहीं जिहादी भीड़ द्वारा बंगाल में मारा जाता है तो ये उफ भी नहीं करते हैं। कथुआ में जब बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है तो जो पूरा नरेटिव बनता है वो एंटी हिंदू, एंटी मंदिर, एंटी हिंदुस्तान बनता है। जब लिंचिंग की बात आती है तो इनको कश्मीर में या वेस्ट बंगाल में कहीं कुछ दिखता नहीं। सिखों के विरोध में दंगे जो हुए वो नहीं दिखते, वो लिंचिंग नहीं है। लिंचिंग दिखती है जब कसाई एक गाय को ले जा रहा होता है, कुछ लोग उसको रोक लेते हैं, वो लिंचिंग लगती है। शुक्र है कृष्ण भगवान हजारों साल पहले ही अवतरित हो गए, आज शायद वो अपना नाम गोपाल भी नहीं रख पाते, वो गौ माता को चरा भी नहीं पाते, उनको काउ टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये हाल हो गया है। हम सभी कहते हैं रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करो, वायलेंस मत करो, पर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन भी तो करो, और लिंचिंग में भेद मत करो। आखिर में कहूंगी, जेएनयू की लॉयर हूं, इन सबको रोज झेलती हूं। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, अभिजीत जी ने बताया, सुनील जी, विवेक जी, भाभी जी बताएंगे। इनको देखते हुए ये करते क्या है, ये एक नहीं है। वो तो ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, वो इनकी विशेषता भी है। अनेक नहीं है, ये एक है। जेएनयू में हमने जनवरी 2018 में एक रूल पास किया, अटेंडेंस इज कंपल्सरी। 75% अटेंडेंस सबके लिए कंपल्सरी होगा, सब आओ और अटेंडेंस मार्क किया करो। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्राइक पर गया, जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने उनको सपोर्ट किया, रातों रात पिटिशंस बन गई और कोर्ट में नेक्स्ट डे फाइल हो गई। वही लॉयर्स आप समझते हैं ना, हादिया, रोहिंग्या, वो सब लॉयर्स लाइन बनाकर खड़े हो गए। क्या कह रहे थे, कंपल्सरी अटेंडेंस, माय गॉड, ये तो फांसीवाद है। तो मैंने जब कोर्ट में कहा जेएनयू की ओर से, मैंने कहा पर मंथ हॉस्टल का जो किराया देता है स्टूडेंट वो 10 रुपए है पर मंथ। एक दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर 80 रुपया है। इनको अप टू 28,000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप यूजीसी से दी जाती है। यूजीसी कहती है पढ़ लो भैया, ये कहते हैं तुम तो फांसी हो गए। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, हमने कहा नहीं पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। ये कोर्ट में आ जाते हैं, और जब कोर्ट में आर्गुमेंट होता है 1 बजे तक, 1:15 बजे लंच होता है। लंच में जब हम लोग जाते हैं लंच करने, चेंबर में मोबाइल निकालते हैं, उसमें न्यूज़ सर्व करते हैं। सबसे ऊपर इनके जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं, आप सब जानते हैं कौन से हैं, उसमें 3000 वर्ड्स का आर्टिकल होता है कि उनके पिटिशनर्स ने के एडवोकेट ने क्या कहा, और हम बेचारे कुछ नहीं कह पाए। वही जो आर्टिकल्स है, रात को इनकी इंटरनेट की जो वो है ब्रिगेड है, वो ट्वीट करती है, रीट्वीट करती है, और वो नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनते हैं, और अगले दिन अवार्ड वापसी शुरू हो जाता है। जिनको अवार्ड नहीं भी मिले कभी, वो भी अपने अपने अवार्ड वापस करने शुरू कर देते हैं। अब तक तो ये पल रहे थे, पोसा जा रहा था, नर्चर कर रहे थे, पर इनके सामने, इस पूरे इकोसिस्टम के सामने 2 बहुत बड़ी समस्याएं आ गई हैं। एक ऑफ कोर्स मोदी सरकार, और दूसरी आप लोग, सोशल मीडिया। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इनका कब्जा था, लेकिन जहां मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहता है वहां सोशल मीडिया बोलता है। आप किसी संसद सत्ता सरकार के मोहताज नहीं हैं। आप कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। इसलिए इनके सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं, इनको समझ नहीं आ रहा डील कैसे करें। अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, संसार भर से समाप्त हो चुके हैं। रशिया, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, चाइना में तो ये लोग कैपिटलिस्ट ही हो चुके हैं। हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सब जगह से समाप्त हो गए। 3 ही जगह रह गए हैं, केरला, मीडिया, जेएनयू।
एक धक्का और दो। तो इसीलिए ब्रेक इंडिया फोर्सेस और हेट इंडिया फोर्सेस को हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। रूल ऑफ लॉ का पालन पूरा होगा, पर इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इनकी जो दीवार है कि आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।